He and his climbing partner Sandy Irvin disappeared. They were spotted just 800 vertical feet from the summit and were never seen again. What happened to those guys? आज के समय पर माउंट एवरेस्ट चढ़ना बेहद आसान हो गया और हमेशा से ये इतना आसान नहीं था। ईयर 1953 ये वो साल था जब पहले दो लोग माउंट एवरेस्ट की पीक तक सक्सेसफुली पहुंच गए, जो थे सर एडमंड हिलेरी और शेरपा तेंजिन नोगे। पर उससे भी लगभग 29 साल पहले 1924 में ऐसा माना जाता है कि जो थर्ड एक्सपीडिशन था माउंट एवरेस्ट का, जो था द ब्रिटिश एक्सपीडिशन ऑफ 1924। Andrew Irvine and his climbing partner George Mallory went missing in 1924. लोग मानते हैं कि वो सक्सेसफुल हुआ था, मगर इसका बस कोई प्रूफ नहीं। उस समय पे 1924 में नेपाल पूरी तरह से फॉरेनर्स के लिए बंद था, तो जो टीम होती थी उसे मीलों दूर से तिब्बतन प्लेट्यू और भी बहुत सारे पासेस क्रॉस करके माउंटेन के बेस तक पहुंचना पड़ता था, जिसमें महीने लग जाते थे। और ये करने के बाद माउंट एवरेस्ट चढ़ना अलग प्रॉब्लम। अगर मैं आपको फेज़ बाय फेज़, डे बाय डे जर्नी बताऊं तो वो कुछ इस तरह होती है। फेज़ 1, द गैदरिंग एंड द मैसिव ट्रेक, मार्च टू अप्रैल। जो एक्सपीडिशन था वो पूरी तरह से मिलिट्री स्टाइल ऑपरेशन था। उसमें 12 ब्रिटिश क्लाइंबर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट और कुछ तिब्बतन्स और शेरपास थे, और इनके साथ था जानवरों का बहुत बड़ा झुंड। मिड मार्च 1924 टीम असेंबल होती है दार्जिलिंग में, जो इंडिया में स्थित है। वहाँ पे वो कुछ दिन अपने इक्विपमेंट्स को इंस्पेक्ट करते हुए, फूड क्रेट्स को इंस्पेक्ट करते हुए और टेंट्स की अच्छे से इंस्पेक्शन करते हुए गुजारते हैं। उस समय एक कंट्रोवर्सी होती है कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स का इंचार्ज कौन रहेगा, जिसे बाद में एंड्रयू अर्वाइन को बना दिया जाता है, जो बस 22 साल के थे। मार्च 25 टू मार्च 29 जो टीम थी वो दार्जिलिंग को छोड़ के जाती है बटे हुए हिस्सों में, ताकि जहाँ से वो गुजर रहे हो वो ओवर क्राउड ना हो जाए। वो धीरे धीरे सिक्किम में घुसते हैं और हिमालयास चढ़ने लगते हैं। अर्ली अप्रैल वो नाथुला के माउंटेन पास, जो 14,200 फीट पे स्थित है, उसे पार करके तिब्बत में एंटर करते हैं। अचानक से उनका सामना होता है हाई एल्टीट्यूड ट्रैवल के तकलीफ़ों से, हड्डी जमा देने वाली हवाएं, भयंकर तूफान और टेम्परेचर अक्सर -डिग्री सेल्सियस में। अप्रैल 6 टू अप्रैल 27 ये 3 हफ्तों का सफ़र तिब्बतन प्लेट्यू से गुजरता है। इस टाइम पे वो पहाड़ी जोंग और कंपा जोंग जैसी जगहों से गुजरते हैं और हर दिन लगभग 15 से 20 मील चलते हैं। बहुत सारे टीम मेंबर्स जैसे मैलेरी भी थे, उन्हें हाई एल्टीट्यूड सिकनेस होने लगती है, कफ्स होने लगते हैं और परसिस्टेंट होने लगते हैं। अप्रैल 28 लगभग 300 मील चलने के बाद ये कैरावान आखिर में रोंगबुक वैली एंटर करता है। पहली बार वो अपने ऊपर माउंट एवरेस्ट की चोटी को देख सकते थे। वो वहाँ पे अपना बेस कैंप लगाते हैं, जो था 16,500 फीट पर। फेज एस्टैब्लिशिंग द स्पाइन ऑफ कैंप्स, अप्रैल 29 इवन में। इससे पहले कि कोई बंदा समिट चढ़ पाता, उसे डेफिनेटली बहुत सारे कैंप्स और रास्ते बनाने होते, और बाद में उन्हीं कैंप्स की मदद से वो समिट तक पहुंचता। और एक और दिक्कत ये भी थी कि जब कैंप लगा दिया जाता था, वहाँ पे फूड, फ्यूल और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना भी बहुत मुश्किल होता। अप्रैल 29 टू मे टीम आखिर में कैंप पॉइंट इस्टेब्लिश करती है 17,700 फीट्स पर, जो रोंगबुक ग्लेशियर के ईस्ट के पास होता है। मे 6 टू मे 9 वो ग्लेशियर के और ऊपर चढ़ते जाते हैं और वहाँ पे कैंप 2 लगाते हैं, जो था 19,800 फीट्स पर। एल्टीट्यूड अब इतना बढ़ चुका था कि वहाँ के क्लाइंबर्स बुरी तरह से अफेक्ट हो रहे थे। सोना मुश्किल हो गया था और आसान से आसान काम करने के लिए भी बहुत मेहनत लगी। मई 10 इस दिन कैंप 3 लगाया जाता है 21,000 फीट्स पर, जो ग्लेशियर के ऊपरी हिस्से पे लगाया जाता है, जो कि बिल्कुल नॉर्थ पोल के नीचे था। ये कैंप उनके एडवांस स्टेजिंग एरिया की तरह काम करता था। मई 11 टू मई 14 फर्स्ट सेटबैक। इस 3 दिन के अंदर एक भयंकर तूफान आता है,
जिसकी वजह से टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस या -22 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर गया था। और हवाएं इतनी ताकतवर होती है कि वो पूरे का पूरा टेंट ले जाने का दम रखती थी। इस समय कुछ शेरपास बुरी तरह से बीमार हो गए और फ्रॉस्ट बाइट और स्नो ब्लाइंडनेस उनमें कॉमन प्रॉब्लम हो जाती है। इस वजह से टीम को पूरे रास्ते वापस जाना पड़ता है बेस कैंप तक और इंतज़ार करना पड़ता है। मई 15 टू मई 23 कुछ दिन आराम करने के बाद और मौसम के साफ़ होने का इंतज़ार करते करते मैलरी आखिर इस डिले से थक जाते हैं। उन्हें पता होता है कि अगर वो जल्द ही ऊपर नहीं चढ़े तो समर मानसून जल्दी आ जाएगा, जिसकी वजह से चढ़ना इम्पॉसिबल हो जाएगा। मई 24 टेकिंग द नॉर्थ पोल। मैलरी, एडवर्ड नॉर्टन, हॉवर्ड समरवेल मिलके वर्टिकल आइस की 1000 फुट दीवार चढ़ के आखिर में वहाँ पे कैंप 4 लगाते हैं, जो था 23,000 फीट्स पर, यानी नॉर्थ पोल पर। फेज 3 द फेटाल असॉल्ट्स, मई 29 टू जून 8। एक बार जब पूरी तरह से कैंप्स लग चुके थे तो एक्सपीडिशन के लीडर्स धीरे धीरे 2 या 3 लोगों के ग्रुप में लोगों को भेज रहे थे समिट को स्केल करने। द फर्स्ट समिट अटेम्प्ट, नॉर्टन एंड समरवेल, मई 29 टू जून 1। सबसे पहले समिट अटेम्प्ट के लिए एडवर्ड नॉर्टन और हॉवर्ड समरवेल ट्राई करते हैं, वो भी बिना सप्लीमेंटल ऑक्सीजन के। जून 2 वो कैंप 5 एस्टेब्लिश करते हैं 25,000 फीट्स पे नॉर्थ रिज पे, जो एक पथरी एरिया है। जून 3 वो और भी ऊपर जाते हैं और एक छोटा सा कैंप लगाते हैं, जो था कैंप 6 26,800 फीट्स पर। जून 4 नॉर्टन और समरवेल पूरी तरह से समिट की तरफ बढ़ने लगते हैं और 28,000 फीट्स पर समरवेल के लंग्स इतनी बुरी तरह से डैमेज हो जाते हैं कि सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। नॉर्टन आखिर अकेले जाता है और 28,126 फीट्स तक चला जाता है, जो उस टाइम का वर्ल्ड एल्टीट्यूड रिकॉर्ड था, जो अगले 30 साल तक रहता। इससे पहले कि वो और आगे बढ़ता, बेहद थकान और ज़ीरो विजिबिलिटी की वजह से समिट से बस 900 फीट दूर से वापस जाना पड़ता है। लकीली ये दोनों तैरते समय सरवाइव कर जाते हैं। द सेकेंड समिट अटेम्प्ट, मैलरी एंड अर्वाइन। जून 4 जब नॉर्टन और समरवेल अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ रहे थे, उस टाइम पे जॉर्ज मैलरी कैंप 3 तक नीचे आते हैं और वो एक फाइनल डिसीजन लेते हैं। वो कहते हैं कि वो एक लास्ट अटेम्प्ट लेंगे और उस अटेम्प्ट के लिए वो चुनते हैं अपने पार्टनर 22 ईयर्स ओल्ड एंड्रयू सैंडी अर्वाइन। एंड्रयू सैंडी अर्वाइन की फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थी और वो मैकेनिकल जीनियस था ऑक्सीजन सिस्टम से रिलेटेड, तो उसके होने से बहुत मदद मिली। जून 5 मैलरी और अर्वाइन आखिर में कैंप 3 में रेस्ट करते हैं, अच्छी तरह से अपने इक्विपमेंट्स इंस्पेक्ट करते हैं और जो बचा कुचा होता है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, यानी सप्लीमेंटल ऑक्सीजन सिलेंडर्स हो गए, सप्लीमेंटल फूड हो गया, वो सब बेकार फेंक देते हैं जिससे उनका वेट हल्का हो जाए। जून 6 इस दिन अर्वाइन और मैलरी कैंप 3 को लीव करते हैं और अपनी जर्नी शुरू करते हैं। उनके साथ 4 शेरपास होते हैं और ये 6 लोग मिलके स्टीप आइस वॉल को चढ़ते हैं और कैंप 4 पे पहुंचते हैं, नॉर्थ पोल। जून 7 द फाइनल कैंप, मैलरी, अर्वाइन और बाकी शेरपास कैंप 4 से कैंप 6 तक चढ़ते हैं, जो है 26,800 फीट तक, और इस जगह पे शेरपास अपना सामान रखते हैं और विदा ही देते हैं इन क्लाइंबर्स को। इससे पहले कि वो वापस जाते, मैलरी उनको एक नोट पकड़ाता है और बोलता है कि ये टीम के सपोर्ट क्लाइंबर नोएल ऑडल को देना, जो उनसे एक दिन पीछे चल रहा था, और उस नोट में कुछ ऐसा लिखा, प्रिय ऑडल, हो सकता है कि हम कल जल्दी शुरू करें क्योंकि मौसम इतना भी सही नहीं है। अगर तुम्हें हमें देखना है तो हम शायद कल जल्दी निकलेंगे, और जब तुम देखोगे तब तक शायद हम रॉक बैंड क्रॉस कर रहे हों जो पिरामिड के नीचे है, या फिर शायद स्काई लाइन से जा रहे हों लगभग 8 PM। यहाँ पे वो 8 PM नहीं 8 AM बोलना चाहते थे। योर्स एवर जी मैलरी। जून 8 1924 द डिसअपीयरेंस, 6 AM to 8 AM। मैलरी और अर्वाइन अपने कैंप के अंदर उठते हैं और उनके ऑक्सीजन गियर में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से उनका डिपार्चर लेट हो जाता है, तो उन्हें 7 बजे के बाद ही निकलना पड़ता है, जिसकी वजह से वो बहुत लेट हो जाते हैं। 12:50 PM नोएल ऑडल जब ऊपर चढ़ रहे थे कैंप 6 की तरफ ताकि मैलरी और अर्वाइन को सपोर्ट कर सकें, अचानक से रॉकी क्रैक पे रुक जाते हैं जो 26,000 फीट्स पे, और वो देखते हैं कि जो धुंध छाया हुआ था माउंटेन के ऊपरी हिस्से पे वो अचानक से खुल गया
और नज़ारा देख के वो भी चौंक जाते हैं। वो जब रिच की तरफ देखते हैं तो उन्हें दिखता है कि 2 टाइनी डॉट्स जो लगातार रॉक स्टेप के ऊपर चढ़ रहे हैं। कुछ मिनटों तक देखते हैं कि बहुत तेज़ी से वो चढ़ रहे थे और फिर अचानक से बादल फिर से छा जाते हैं। ऑडेल इंतज़ार करते कैंप 6 में, मगर सूरज धीरे धीरे डूबने लगता है और वापस कोई नहीं आता। टेम्परेचर -डिग्री में भी बहुत ज़्यादा चला गया था और तूफ़ान बहुत बढ़ गया था। मैलरी और अर्वाइन हमेशा के लिए गायब हो गए। जून 10, ऑडेल एक आखिरी बार कैंप 6 तक जाते हैं और टेंट वैसे ही था जैसे वो छोड़ के गया था। मैलरी और अर्वाइन के स्लीपिंग बैग्स अभी भी वैसे ही थे, क्रॉस शेप में पड़े हुए। और ऑडेल अपनी टीम जो नीचे इंतज़ार कर रही थी उसको सिग्नल देते हुए कहते हैं कि अब कोई उम्मीद नहीं बची। अब ऑफिशियली तो कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, मगर मिस्ट्री तो अभी शुरू होती है, क्योंकि इस हादसे के कुछ सालों बाद लोग मानने लगे कि असली में वो शायद वहाँ तक पहुँच गए थे, मगर बस उनके पास कोई सबूत नहीं था। मगर अगले कुछ सालों में जो रिसर्चेस हुए उसमें कुछ ऐसे सबूत मिले, ऐसे एविडेंसेस मिले जिनसे हमें भी शक होता है कि क्या वो सच में पहुँचे थे ऊपर। अगर अब केस को अच्छे से एनालाइज किया जाए तो आपको अच्छे से पता चलेगा कि क्यों लोग मानते हैं कि शायद वो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को स्केल कर चुके थे। ऐसे कौन से एविडेंसेस है जो लोगों को ये सोचने पे मजबूर कर देती है। May 1, 1999, लगभग 8160 मीटर्स की ऊंचाई पे जो टीम रिसर्च टीम थी Around his waist, can see a boot. Here, great. उन्हें जॉर्ज मैलरी की वेल प्रिजर्व्ड बॉडी मिलती है। हाँ, ये वही जॉर्ज मैलरी थे जो लगभग 75 ईयर्स पहले माउंट एवरेस्ट स्केल करने की कोशिश कर रहा था। अब आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स के मुताबिक रिसर्च टीम ने बहुत अच्छे से उस बॉडी के आसपास के एरिया को एग्जामिन किया, उसके पॉकेट से लेके आसपास के कुछ 100 मीटर्स तक। अब उनके पॉकेट से कुछ ही चीज़ें मिलती हैं, जैसे एक टूटा हुआ ऑल्टीमीटर, एक पॉकेट नाइफ, एक पेंसिल और एक स्नो गॉगल। सुनने में आपको ये सिंपल लग रहा होगा, मगर मैं बताता हूँ आपको किस तरह लोग इस चीज़ से मानने लगे कि वो शायद माउंट एवरेस्ट के पीक पर पहुँच चुके थे। क्लूज़ की बात की जाए तो जो मैलरी के पॉकेट में गॉगल्स पाए गए थे वो अगर पॉकेट में रखे थे इसका मतलब वो डेफिनेटली उसने उतार के रखे थे, जिसका एक ही मतलब हो सकता है कि वो नीचे उतर रहे थे रात के टाइम पर। दूसरी चीज़ है फोटोग्राफ। ऐसा कहा जाता है कि मैलरी ने एक्सपीडिशन से पहले अपनी वाइफ रूथ मैलरी से कहा था कि वो उसकी फ़ोटोग्राफ को माउंट एवरेस्ट के पीक पे गाड़ेगा। और अजीब बात यह है कि जब उसकी बॉडी मिली और अच्छे से उसकी जांच पड़ताल की गई तो जो फ़ोटोग्राफ वो लेके गया था बिल्कुल नहीं मिली। ये भी एक दूसरा क्लू है कि शायद वो माउंट एवरेस्ट तक पहुंच गई हो। जो तीसरा क्लू है वो है द अल्टीमेट, जिसे द होली ग्रेल ऑफ द सर्च भी कहा जाता है। ये कुछ और नहीं बल्कि वेस्ट पॉकेट कोडक कैमरा था जो मैलरी ने अपने एक टीम मेंबर जिसका नाम होवर्ड सोमरवेल था उनसे बोरो किया था। उसकी लाश के कुछ 100 मीटर्स तक जब अच्छे से मेटल डिटेक्टर्स की मदद से भी सर्च किया गया तभी भी वो कैमरा नहीं मिला। और ऐसा माना जाता है कि उस कैमरा में डेफिनेटली वो फ़ोटोज़ होंगे और वही कैमरा अल्टीमेटली हमें ये बता सकता है कि क्या वो पीक पे पहुंचे थे 1924 में या नहीं। और ये भी बोला जाता है कि मैलरी की बॉडी के साथ वो नहीं मिला, मोस्ट प्रोबेबली एंड्रयू अर्वाइन के पास वो कैमरा होगा, क्योंकि एंड्रयू अर्वाइन उसके असिस्टेंट की तरह काम कर रहा था। और मोस्ट प्रोबेबली लोगों का मानना है कि एंड्रयू अर्वाइन को उस टाइम फ़ोटोग्राफ लेने का चार्ज मिला हो और जिस दिन एंड्रयू अर्वाइन की लाश मिलेगी उस दिन ये मिस्ट्री सॉल्व हो जाएगी। उस समय से आज तक एंड्रयू अर्वाइन की बॉडी ढूंढने में लोगों ने बहुत कोशिश की। सितंबर 2024 में हुए एक और एक्सपीडिशन में एक लौता एविडेंस मिला अर्वाइन का, जो था एक लेदर शू, और उसके अंदर जो सॉक्स था उस पर लिखा था AC अर्वाइन। ये जूता रोंगबुक ग्लेशियर के सेंट्रल एरिया में पाया गया था। इसको छोड़ के उसका कोई भी और रिमेन अभी तक मिला नहीं है। भले ही जितनी भी डिस्कवरीज हुई, चाहे वो 1999 की डिस्कवरी हो, 2001, 2004 या 2009 की डिस्कवरी हो, इन सब के दौरान जितने भी एविडेंसेस मिले हैं, इसके बावजूद भी ये अभी भी एक मिस्ट्री है। और रिसर्चर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है
कि एवरेस्ट जो है वो स्टैटिक नहीं है और डायनामिक है, यानी उसका इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है, वो हार्श है और उसका हॉस्टाइल इन्वायरमेंट इजी रिसर्च को बिल्कुल अलाउ नहीं करता। ग्लेशियल मूवमेंट्स, हाई विंड्स और स्नो ब्यूरियल्स सबसे इम्पॉर्टेंट एविडेंसेस डिस्प्लेस करते रहते हैं, जिसकी वजह से रिसर्चर्स का मानना है कि इसे ढूंढना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। और रिसर्चर्स ये मानते हैं कि जब तक वो मिसिंग कैमरा नहीं मिल जाता तब तक कौन सबसे पहले समिट पे पहुंचा ये अभी भी एक मिस्ट्री ही है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। हो सके तो मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करें।